नमस्कार साथियों, आज हम महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे, जो राजस्थान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। महाराणा सांगा को संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा संग्राम सिंह, इनको हिंदूपत भी कहा जाता है। हिंदूपत। महाराणा सांगा का शासनकाल माना जाता है 1509 से लगाकर 1527-28 तक इनका शासनकाल माना जाता है। महाराणा सांगा महाराणा कुंभा के पुत्र थे। महाराणा कुंभा के पुत्र थे और महाराणा रायमल के पुत्र थे। महाराणा रायमल के पुत्र थे और कुंभा के पौत्र थे। महाराणा सांगा, पृथ्वीराज और जयमल ये तीनों भाई थे। किसी ज्योतिषी के द्वारा भविष्यवाणी की जाने के बाद में कि सांगा के शासनकाल का प्रबल योग माना जा रहा है। हालांकि तीनों भाइयों में महाराणा सांगा सबसे छोटे थे, जिसकी वजह से उनके दो भाइयों ने उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन रायमल के चाचा, महाराणा रायमल के चाचा उनको कैसे भी करके बचाकर अजमेर करमचंद पंवार के पास में भेज देते। करमचंद पंवार, उनकी संरक्षण में, उनकी देख रेख में महाराणा सांगा को वहां पर अज्ञातवास और गुप्तवास में रखा जाता है। फिर राणा सांगा शासक बनते हैं सन 1509 के अंदर। तो महाराणा जब शासक बनते हैं उस समय मेवाड़ की स्थिति को देखें तो मेवाड़ की स्थिति क्या थी, भौगोलिक स्थिति, ये जैसे राजस्थान का मानचित्र है। मेवाड़ आया हुआ है, ये यहाँ पर ये मेवाड़ है और यहाँ के शासक है राणा सांगा। उनके समकालीन दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का शासक है। इधर एक गुजरात में शासक है मोहम्मद खिलजी। तो राणा सांगा का युद्ध मोहम्मद खिलजी से होता है और जब मोहम्मद खिलजी से युद्ध होता है तो उसमें महाराणा सांगा की विजय होती है और वो मोहम्मद खिलजी को बंदी बनाकर मेवाड़ लेके आते हैं। लेकिन बाद में जब उनका व्यवहार काफी सुधर जाता, अच्छे व्यवहार के कारण उनको महाराणा सांगा की तरफ से वापस जो छोड़ दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों के अंदर राणा सांगा की ख्याति बहुत फैल जाती है। उसके बाद में इधर दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोदी। तो उससे महाराणा सांगा का खातौली बूंदी के अंदर युद्ध होता है। उस युद्ध में सांगा का एक हाथ कट जाता है और एक पांव पे बहुत गहरा घाव लग जाता है। उसके बाद में दूसरा युद्ध बाड़ी धौलपुर के अंदर होता है, वो भी इब्राहिम लोदी की सेना से होता है और इब्राहिम लोदी की सेना को राणा सांगा वहां पर भी पूरी तरह से हरा देते हैं। तब जाके आसपास के क्षेत्रों में महाराणा सांगा की है जो विजय के यशगान और गुणगान होने लगते हैं और उस समय मेवाड़ पूरे भारत, समूचे भारत की शक्ति का एक केंद्र बन जाता है। यदि कोई बाहरी आक्रमणकारी यदि भारत के अंदर आता है तो यदि उसको भारत के अंदर टिकना है तो सांगा से उसको युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि सांगा है जो पूरे भारत की जो सैनिक शक्ति का है जो केंद्र बन गए हैं। इधर इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने 2 युद्ध हरा दिए हैं। इधर फिर यहां पर जगह काबुल, जो वर्तमान अफगानिस्तान में आया हुआ है, यहां से आक्रमणकारी आता है जिसका नाम है बाबर, जो मिर्जा शेख का पुत्र था, और वो आके युद्ध करता है इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी से युद्ध होने के बाद में इब्राहिम लोदी की यहाँ पर है जो मृत्यु हो जाती है, वो इब्राहिम लोदी को मार देता है और दिल्ली का शासक है जो बाबर बनता है और दिल्ली के अंदर मुगल वंश की नींव डालता है। मुगल वंश की नींव डालता है।
उसके बाद में दिल्ली का शासक बाबर है, तो इब्राहिम लोदी को हम मिटा देते हैं। इधर मेवाड़ का शासक शांगा है। अब दोनों में युद्ध तो होना तय है। युद्ध होने के कुछ कारण भी रहेंगे। पहला है दोनों का विस्तारवाद की नीति। विस्तारवाद, दोनों अपने अपने साम्राज्य का है जो विस्तार कर रहे हैं। दूसरा है बाबर को यदि यहां पर स्थायी रूप से टिकना है तो यहां का प्रभावशाली शासक है राणा सांगा, तो उससे युद्ध करना पड़ेगा। और जब तक राणा सांगा को नहीं वो युद्ध करके नहीं हरा देता तब तक है जो वो शांति से यहां पर शासन नहीं कर सकता। दूसरा कारण युद्ध का है, सांगा दिल्ली पर विदेशी शक्तियों को भगाकर दिल्ली के अंदर एक हिंदू शासक की स्थापना करना चाहते हैं। तो दूसरा कारण है हिंदू शासन की स्थापना सांगा के द्वारा। तीसरा कारण है जब काबुल से बाबर यहां पर आया था तो काबुल में कोई एक सेनापति, काबुल का एक कोई शासक था जिसका नाम था हसन खां मेवाती। तो उस हसन खां मेवाती को राणा सांगा ने शरण दे दी थी और बाबर को ऐसा अंदेशा था कि राणा सांगा हसन खां मेवाती के साथ में मिलकर मेरे ऊपर आक्रमण करने वाला है। तीसरा कारण राणा सांगा और बाबर के युद्ध का ये रहेगा कि जब इब्राहिम लोदी पर बाबर आक्रमण कर रहा था उस समय उसकी राणा सांगा से ये बात हुई थी कि जब मैं इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करूं तो आप भी मेरी सहायता करोगे। और लेकिन कुछ विश्वसनीय सरदारों के कहने के बाद में राणा सांगा ने इसकी बाबर की सहायता नहीं की, क्योंकि वो स्थानीय सरदार ये कह रहे थे कि सांप को दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं है, जिसके कारण सांगा ने बाबर की है जो इब्राहिम लोदी से युद्ध हुआ उसमें मदद नहीं की। तो यह भी एक कारण है जो सांगा और बाबर के युद्ध के बीच का कारण रहेगा। फिर बयाना यहां पर एक जगह है, भरतपुर जिला है जिसमें ये जगह है बयाना। इस पर बाबर की सेना आके इस क्षेत्र पर बाबर की सेना अधिकार कर लेती है, जिसकी जानकारी राणा सांगा को मिलती है। राणा सांगा युद्ध प्रिय थे, वो स्वाभिमान के स्वामी थे और उस युद्ध के अंदर राणा सांगा ने अपनी सेना भेजी और सेना भेजने के बाद में बड़ा भीषण यहां पर आक्रमण किया, जिसके कारण बाबर की सेना तहस नहस हो गई और आधे सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और बाकी भागने पर मजबूर हो गए। बाबर की सेना इतनी डर गई थी कि वो युद्ध करने जैसी स्थिति में भी नहीं थी, युद्ध करने से भी वो घबरा रही थी कि इतना भीषण युद्ध है, हम इन राजपूतों से नहीं कर पाएंगे। और सेना ने हथियार डाल दिए, वो राजपूतों से लड़ना भी चाहती नहीं थी। परिणाम स्वरूप सेना भागकर चली गई। अब राणा सांगा वहां से विजित होकर खुशी होकर वापस लौट रहे हैं, लेकिन बाबर है जो अपना वो अतिरिक्त समय सेना को सशक्त और मजबूत करने में लगा रहे हैं। तो जब भागी और डरकर वो सेना वहां से आई तो बाबर वहां पे जोशीला भाषण देता है। वो उस भाषण के अंदर कहता है कि यदि हमको भारत के अंदर स्थायी रूप से रहना है, हम वहां आए तो हम भागकर भी वहां नहीं जा सकते, स्थायी रूप से रहना है तो अपन को राणा सांगा से लड़ना पड़ेगा। लेकिन सैनिक इतने डरे थे उस युद्ध से, इतनी मार काट मचाई थी कि वो युद्ध के लिए तैयार भी नहीं थे। तो सबसे पहले बाबर कहता है कि आप मेरे साथ युद्ध चलो, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। तो सैनिक कहते हैं तो आपका निजी मामला है, पियो छोड़ो, हम क्या करें। तो दूसरा एक और वो कारण हथियार निकालता बताता कि मैं तमगा कर नहीं लूंगा। सैनिकों से पहले तमगा नाम का कर लिया जाता था, तो बाबर कहता है कि मैं तमगा नाम का कर है जो सैनिकों के ऊपर से हटा दूंगा। तो सैनिक वापस जवाब देके कह रहे हैं कि भाई हम तो युद्ध में मर जाएंगे, फिर तमगा कर हटाओ।
या रखो, हमें उससे कोई फायदा नहीं है, हम राजपूतों से लड़ने की गलती हमने एक बार कर दी है, हम राजपूतों से युद्ध नहीं करेंगे। तो अंत में वो तीसरा और अंतिम हथियार निकालते हैं जिसका नाम है जिहाद। जिहाद यानी धर्म युद्ध। बाबर इस युद्ध को फिर धर्म युद्ध घोषित कर देता है। सभी के सामने कुरान रख के, सभी को कुरान के समक्ष ऊपर हाथ रख के है जो उनको उस धर्म युद्ध के अंदर शामिल होने की बात करता है। जब जिहाद का नाम ले लिया जाता है, धर्म युद्ध का नाम ले लिया जाता है, तो सभी सैनिक वापस है जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये ठान लेते हैं कि यदि मरे युद्ध में तो है जो अल्लाह की शरण के अंदर जाएंगे। तो इस प्रकार जैसे तैसे जोशीला भाषण देके बाबर ने राणा सांगा से लड़ने के लिए सैनिकों को तैयार कर दिया। अब दोनों की सेनाएं युद्ध मैदान में आ रही है। अब सांगा इस युद्ध से पहले एक राजपूत पद्धति है जिसका नाम है पाती पर्वन, उसको पुनर्जीवित करता है। सभी राजपूतों को एक पत्र लिखता है और उस पत्र में यह लिखता है कि हमारे देश के अंदर एक विदेशी आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया है और वो सशक्त और मजबूत है, मैं उससे लड़ने जा रहा हूं, आप सभी की मुझे आवश्यकता है, आप सभी भी सेनाएं लेकर मेरे साथ में चलो और हम सब मिलकर इस विदेशी आक्रमणकारी को भगाएंगे और पूरे भारतवर्ष के अंदर एक हिंदुत्व शासन की स्थापना करेंगे। तो इससे सभी आसपास के पूरे सभी शासक है जो राणा सांगा के नेतृत्व में, राणा सांगा की ध्वज पताका के नीचे समस्त राजपूताना के सरदार है जो शामिल होकर जो बाबर से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। यह युद्ध होता है सन 1527 के अंदर। जगह है खानवा, भरतपुर की रूपवास तहसील में। रूपवास तहसील के अंदर सन 1527 के अंदर यह युद्ध होता है। अब इस युद्ध की एक विशेषता है, इस युद्ध की एक विशेषता यह है कि बाबर के पास में एक युद्ध पद्धति थी जिसका नाम था तुलुगुमा। तुलुगुमा पद्धति। अब यह तुलुगुमा पद्धति है क्या? जैसे ये युद्ध का मैदान है, इस साइड में है बाबर और इस साइड में है सांगा। पहली बात तो बाबर के पास में इस युद्ध पद्धति में तोपें और बंदूकें थी। तोपें और बंदूकें। तोपों का सर्वप्रथम भारतीय राजस्थान के इतिहास में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग इस खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा किया जाता है। और दूसरी बात है, यह सेनाएं का कुछ हिस्सा दो भागों के अंदर रिजर्व रखती थी। एक सेना है जो आमने सामने से लड़ेगी और कुछ सेना का कुछ हिस्सा दोनों साइड के अंदर सैनिकों को रिजर्व रखा जाता था और जब आवश्यकता पड़ती थी तो इन सैनिकों को युद्ध भूमि के अंदर प्रवेश होने की आज्ञा प्रदान की जाती थी। अब सबसे पहले तो बाबर ने यहां पर तोपें लगा रखी है। अब अपने राजपूत सैनिकों को तो ये पता ही नहीं है, ये सबसे पहली बार देखते हैं कि ये तोपें होती क्या है। सबसे पहले बाबर ने तोपें लगाई और आग के गोले आ रहे हैं, तो राजपूत सैनिकों को कोई समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये ऐसी मशीन कहां से लाई जिसके अंदर से आग के गोले निकल रहे हैं, क्योंकि युद्ध पद्धति में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। अब इधर राणा सांगा था। राणा सांगा सेना के हरावल भाग और संद्रावल भाग, अग्र भाग, पश्च भाग सभी के अंदर सेनाएं सजी हुई थी। और जब राजपूत सेना एकदम सीधी युद्ध करती थी, सीधी बाबर की सेना से जूझ गई और फिर बाबर ने अपनी रिजर्व सेना को यहां से आक्रमण करने का आदेश दिया। यहां से परिणाम स्वरूप राजपूत सेना चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गई। उसके बाद में राणा सांगा बड़ा भीषण युद्ध करते हुए राणा सांगा के सिर पे एक तीर लग जाता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाते हैं और सिरोही के शासक उनको वहां से युद्ध भूमि से बेहोशी की हालत में सुरक्षित स्थान पर लेके आते हैं और उनकी जगह
झाला अज्जा उनका चिन्ह धारण करते, झाला अज्जा जो सादड़ी के थे, वर्तमान सादड़ी पाली जिले के अंदर है। तो झाला अज्जा हाथी पर सवार होकर उनका चिन्ह धारण करते हैं, और जब सेना को यह पता लग जाता है कि युद्ध भूमि के अंदर महाराणा सांगा नहीं है, वो घायल हो चुके हैं, और वो उनको तो ऐसी स्थिति के अंदर सेना का मनोबल टूट जाता है। परिणाम स्वरूप इस युद्ध के अंदर बाबर की है जो विजय हो जाती है, और भारत के अंदर स्थायी रूप से मुगल शासक की नींव रखी जाती है, मुगल शासन की नींव रखी जाती है, और जो लगभग 200 वर्षों तक मुगल शासन का स्थायी रूप से यहाँ पर शासन स्थापित हो जाता है। और राणा कुंभा के टाइम पे जो मेवाड़ का इतिहास शीर्ष शिखर पर था, और राणा सांगा ने उसको सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाया, वो स्तर वापस कहीं ना कहीं थोड़ा गिरने जा रहा है। और इस युद्ध में समस्त राजपूताना एकत्रित होकर एक विदेशी शक्ति को है जो भारत से भगाने का प्रयास कर रहे थे। राणा सांगा फिर यहां से घायल अवस्था में उनको युद्ध भूमि से बाहर निकाल के है जो उनका इलाज के लिए उनको ले जाया जाता है। उसके बाद में ये बाबर यहां से युद्ध के लिए जाता है चंदेरी यहां पर आया हुआ है, तो चंदेरी जाता है। फिर महाराणा सांगा की कालपी के अंदर मृत्यु हो जाती है, उनके विश्वसनीय सैनिकों के द्वारा उनको जहर दिया जाता है, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर उनकी समाधि है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में उनकी छतरी बनी हुई है। तो हमने महाराणा सांगा को पढ़ा, जिनका नाम संग्राम सिंह है, जिनको हिंदुपत कहा जाता था, वो महाराणा कुंभा के पुत्र और महाराणा रायमल के पुत्र थे। और ये करमचंद पवार की देखरेख में अजमेर के अंदर है जो इनका लालन पालन किया जाता है, उनको अज्ञातवास के अंदर रखा जाता है। फिर उनके द्वारा खातोली, बाड़ी, गांगरोन, बयाना और खानवा जैसे युद्ध लड़े जाते हैं, और उन युद्धों में बड़ा अदम्य वीरता का परिचय वो दिखाते हैं, और शत्रु सेना के सामने विकट से विकट परिस्थिति के अंदर डटकर वो मुकाबला करते हैं। और उन्होंने हिंदुत्व के लिए, हिंदू शासन की स्थापना करने के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए समस्त राजपूताने को एकत्रित करने का प्रयास किया। और बाबर जो एक विदेशी आक्रांता था, विदेशी आक्रमणकारी था, उसको इस देश से भगाने का प्रयास किया, और काफी हद तक वो सफल भी हुए। लेकिन अंततः 1527 में खानवा के युद्ध के अंदर है जो राणा सांगा की हार हो जाती है, और कालपी नामक स्थान पर उनको जहर दिया जाता है, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर उनकी समाधि बनी हुई है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।